रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विनीता देवी के तीसरे बेटे की शादी हो जाने पर अब घर में 3 बहुएं हो गई थी, लेकिन उसकी सेवा तीनों में से कोई भी दिल से नहीं करती थी। दोपहर के समय जब विनीता किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। 3 बहुओं की रसोई में तो खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो चबाने को चने भी नहीं है। पता नहीं कौन से बिजनेस में लगी पड़ी है। बहू, ओ बहू। सास की आवाज सुनते ही तीनों रसोई में हाजिर हो जाती हैं और अपनी सास को घूरने लगती है। तभी विनीता कहती है, मेरा थोबड़ा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है क्या? नहीं तो सासू माँ। हाँ तो घूर क्या रही हो? और ये बताओ, घर में राशन का अकाल पड़ा है क्या? दोपहर का खाना क्यों नहीं बनाया? सासू माँ, मैंने तो सुबह का नाश्ता बना दिया था, दोपहर का खाना तो आज कुसुम बनाने वाली थी। ऐसे तो दीदी मैंने भी सुबह के बर्तन धोए थे, फिर मैं खाना क्यों बनाऊं? और मेरे भी सिर में दर्द था, इसलिए मैंने पारुल को पहले ही कह दिया था खाने के लिए। अरे, आपने मुझे खाना बनाने को कहा था। मुझे लगा आपने खाने को कहा है, तो मैं खाना खाकर कमरे में ही आराम कर रही थी। बहुत बढ़िया। तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारियाँ समझ नहीं आती क्या? छोटी बहू को तो मैं क्या ही कहूँ, इसे आए 1 महीना भी नहीं हुआ, पर तुम दोनों से ना रसोई संभलती है ना घर संभलता है, और ना तुम दोनों खुद को संभाल सकती हो। कभी कभी सोचती हूँ कि तुम्हारे बच्चे होंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? उसकी चिंता मत कीजिए, बच्चे को लेकर मेरा कोई प्लान नहीं है। हाँ सासू माँ, बच्चों की झंझट अभी मुझसे नहीं झेली जाएगी। और मेरी तो अभी शादी हुई है सासू माँ। तो तुझे कौन कह रहा है? अब तीनों पधारी हो तो किचन में कुछ बना दो अपनी भूखी सास के लिए, और बन जाए तो आवाज लगा देना। इतना कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है और तीनों आपस में कहती है, ये सासू माँ को भी 2 मिनट का चैन नहीं है। बुढ़ापे में भी जवानों की जितना ठूसती हैं। हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए। कसम से, और ताने देते हुए बच्चों की बात बीच में जरूर ले आएंगी, जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा ही नहीं है। मुझे क्या, ये टेंशन तो आप दोनों के लिए है, इसलिए मैं तो 2-3 साल आराम से रहूंगी, फिर फैमिली प्लानिंग की सोचूंगी। हो गया, अब दाल चावल धोकर खिचड़ी चढ़ाओ। तीनों अपना अपना काम करने लगती हैं। शाम के समय तीनों बेटों से बात करते हुए विनीता कहती है, तुम नलायकों को अपने परिवार और वंश की कोई चिंता है कि नहीं? अरे कभी मेरी खुशी का भी सोच लिया करो। पर नहीं, तुम लोगों को तो अपनी बूढ़ी माँ की मन्नत ही पूरी नहीं होने देनी। मन्नत? कैसी मन्नत माँ? वैसे तो बताना नहीं चाहिए, मन्नत पूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ तो बिना बताए भी पूरी होने के आसार नजर ही नहीं आ रहे, इसलिए दुखड़ा समझकर सुना देती हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी कि घर में खुशखबरी आएगी तो उस बहू को अपने खर्चे पर उसकी पसंद की जगह घुमाऊंगी, साथ ही कुल देवी के दर्शन के लिए हिमाचल भी लेकर जाऊंगी। ओहो माँ, तुम भी कैसी मन्नत मांग कर बैठी हो। अच्छा, मुझे जरा एक जरूरी कॉल करना है, मैं आता हूँ। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। पारुल, जरा टॉवल तो निकाल देना। विनीता के तीनों बेटे उसकी मन्नत को सच में दुखड़ा समझकर वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन उसकी ये बात कुछ दूर खड़ी कुसुम और किचन के पास खड़ी पारुल सुन लेती है और अपनी अपनी मन में कहती है, अरे सासू माँ, मन्नत के बारे में पहले बता देती तो अब तक घर में खुशखबरी इधर उधर भटक रही होती, पर अभी भी देर नहीं हुई है। वाह, क्या मन्नत मांगी है, इसे पूरा करने में तो मेरा ही फायदा है। इन बातों से अनजान नीलिमा कमरे में बैठी होती है। तभी उसका पति राजीव उसे पीछे से गले लगा लेता है, तो वो उससे दूर होते हुए कहती है, ये प्यार व्यार मत जताओ मुझे, मेरी फैमिली प्लानिंग का कोई मूड नहीं है। अरे यार, वहाँ माँ भी बच्चे बच्चे कर रही थी, यहाँ तुम अलग सुर पकड़ कर बैठी हो। अभी तुम्हें गले भी नहीं लगा सकता क्या? सासू माँ, उन्होंने क्या कहा? तभी राजीव उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुन नीलिमा अपना दिमाग चलाना चालू कर देती है। अगली सुबह जब सभी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं तो नीलिमा कहती है, सासू माँ, पता नहीं क्यों सुबह से बेचैनी हो रही है, उल्टी जैसा मन भी हो रहा है। आपका मन हो रहा है और मैं यहाँ सुबह से 5 बार उल्टियाँ कर चुकी हूँ, और आप। इतना कहते ही वो चक्कर खाकर गिर पड़ती है। तभी विवेक उस पर पानी की बूंदें छिड़क कर उसे होश में लाता है। उन दोनों को देख रही पारुल सेब में कीड़ा देखकर उल्टी कर देती है और तीनों के लक्षण देखकर विनीता खुश होकर कहती है, हाय दैया, खुशखबरी, ये तो पेट से होने के लक्षण हैं। हाँ सासू माँ, हमें भी यही यही लगता है। हाँ हाँ, मुझे भी। तुम्हें भी? अरे यार, ये कैसे हो सकता है? शादी हुए 1 महीना हुआ है। अरे सब हो सकता है, तुम चुप रहो। इसका दिमाग हिल गया है।
हे भगवान, तेरी महिमा भी निराली है। मैं तो एक खुशखबरी के लिए तड़प रही थी और यहाँ तूने मुझे एक साथ 3 खुशखबरी दे दी। देखो, सुन लो, आज से अपना खास ख्याल रखना। मैं भगवान को प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। इतना बोलकर विनीता खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। तो तीनों एक दूसरे को देखने लगती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि उनमें से कोई भी सच नहीं बोल रहा है। तभी तीनों किचन में जाकर आपस में बात करते हुए कहती हैं, तुम लोगों को भी सासू माँ की मन्नत के बारे में पता है? बिल्कुल। ठीक है, फिर हम तीनों झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर रहे हैं। इस बारे में हमारे पति और सासू माँ को पता नहीं चलना चाहिए। सासू माँ की मन्नत का फल तीनों को मिल जाए, इसके लिए हमें संभल कर रहना होगा। इसीलिए मैं सासू माँ से कह दूंगी कि हम तीनों एक साथ एक ही कमरे में रहेंगी। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर तीनों मुस्कुराती हैं। ऐसे ही 3 महीने का समय बीतता है। विनीता तीनों बहुओं की देखभाल करती, सारा काम करती, लेकिन 3 महीने हो जाने पर भी जब उसकी तीनों बहुओं में से एक का भी पेट नहीं बढ़ता, तो ये देखकर वो हैरान हो जाती है और चिंता करते हुए अपनी तीनों बहुओं से कहती है, तुम तीनों ठीक तो हो ना बहू? हाँ सासू माँ, बस थोड़ी थकावट महसूस होती है, बाकी सब तो ठीक ही है ना दीदी? हाँ सासू माँ, मैं तो सोच सोच कर खुश होती रहती हूँ कि 6 महीने बाद घर में कितनी रौनक होगी। हाँ, मैंने विवेक जी से कह दिया था कि लड़का हो चाहे लड़की, उसका नाम मैं सासू माँ से ही रखवाऊंगी। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन एक बात मेरे समझ नहीं आ रही। 4था महीना लगने को आया है, लेकिन तुम तीनों का ना तो वजन बढ़ रहा है और न ही पेट बढ़ रहा है। मैं सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर? नहीं सासू माँ, इसमें डॉक्टर को क्या दिखाना? हाँ सासू माँ, वैसे भी थोड़ी दूर चलने से थकान हो जाती है। हाँ ये तो है, कोई नहीं, तुम आराम करो, मैं तीनों के लिए संतरे का रस लाती हूँ। हाँ, साथ में कुछ फल भी सासू माँ। हाँ लाती हूँ। विनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और तीनों आपस में बातें करने लगती है। कुछ देर में विनीता डॉक्टर के साथ वहाँ आती है और डॉक्टर को देखकर तीनों हैरान हो जाती हैं। तभी डॉक्टर एक एक करके तीनों का चेकअप करती है और तभी विनीता कहती है, डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? माताजी, आपने मुझे यहाँ अपनी 3 प्रेग्नेंट बहुओं के चेकअप के लिए बुलाया था, पर इन तीनों में से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर की ये बात सुनकर विनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद उसकी तीनों बहुएं सर झुकाए उसके सामने खड़ी होती है। तभी विनीता कहती है, तुम तीनों 3 महीने से झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करके मेरी भावनाओं के साथ खेलती रही। नास पीटियों, क्यों किया ये नाटक? आपकी मन्नत की बात सुनकर सासू माँ, लेकिन हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए। मन्नत? मुझ पागल को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम तीनों एक साथ पेट से कैसे हो सकती हो। मैंने जिसे चमत्कार समझकर नमस्कार किया, वो चमत्कार क्या सच भी नहीं था? सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमने बिना सोचे समझे छोटी प्रेगनेंसी का नाटक किया, आपको ठेस पहुंचाई है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो फिर ठीक है, अगर 6 महीने में मुझे तुम तीनों में से किसी एक ने भी खुशखबरी दी तो मैं तुम तीनों को माफ कर दूंगी, वरना तुम तीनों को अपने मायके लौटना होगा। इतना कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है और हमेशा तीनों को उनकी झूठी प्रेगनेंसी के नाटक के लिए खड़ी खोटी सुनाती रहती है। लेकिन 3 महीने बाद उसकी दूसरी बहू सच में प्रेग्नेंट हो जाती है। तब जाकर वो तीनों को माफ करती है। शर्लिन और मोहित दोनों पति पत्नी थे। जहाँ एक तरफ शर्लिन को बहुत ही ज्यादा तेज बोलने की आदत थी, तो वहीं मोहित इस बात से काफी परेशान रहा करता था, जिसके कारण अक्सर ही शर्लिन की बातें लोगों को समझ नहीं आती थी। ऐसे ही एक सुबह शर्लिन मोहित के ऑफिस का खाना बना रही थी कि तभी मोहित उसे आवाज देते हुए बोलता है, शर्लिन, यार मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है, जल्दी से दे दो ना। शर्लिन कमरे में रुमाल देने के लिए आती है तो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिस पर मोहित उससे बोलता है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम देखती गई हो और चलती गई हो। यू नो व्हाट, तुम एक चलता फिरता डिजास्टर हो। वाह वाह वाह, जितनी मम्मियाँ ना दाल में से कंकड़ नहीं निकालती, उससे ज्यादा तो तुम मेरी कमियां निकाल देते हो। वो मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। सर दर्द होगा तो दवाई खा ली, हाथ दर्द होगा तो दवाई खा ली, कमर दर्द होगा तो दवाई खा ली। अरे जिंदगी के दवाइयों के भरोसे चल रही है हमारी।
वो मैं कूँ, कुछ भी बोलती हो तुम। हो गई ना बोलती बंद आपकी। एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारा मूड पता करने के लिए ना लाइट्स होनी चाहिए, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर होती हैं। लाल मतलब डेंजर, पीली मतलब ओके ओके, हरी मतलब सेफ। कम से कम पता तो चल जाएगा कि श्रीमती शर्लिन शर्मा का मूड कैसा है। अब आपको लेट नहीं हो रहा होगा, है ना? मोहित तैयार हो जाता है और शर्लिन उसका लंच उसे दे देती है। कुछ ही देर के बाद वो घर का सारा काम कर रही होती है कि तभी उसकी सास रेखा बोलती है, अरे बहू, सब सही से दे दिया था ना उसे उसका सामान? हाँ माँ जी, आपके प्यारे बेटे का सारा सामान रख दिया है। उन्हें तो खुद कुछ याद नहीं रहता, पता नहीं कौन से प्लेन में सवार रहते हैं। सुबह जल्दी उठते नहीं है, बाद में मेरे नाम पे बिल फाड़ते रहते हैं। शर्लिन ये नहीं मिल रहा, शर्लिन वो नहीं मिल रहा। भला शर्लिन तो एक ही है ना, वो कितनी जगह चली जाएगी। अरे बहू, बस वो तूफान की तरह हड़बड़ हड़बड़ में रहता है, और एक तू तूफान एक्सप्रेस की तरह बोलती है, जो कि मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। अब आप ही समझा लो अपने बेटे को, मैं तो कह के थक गई हूँ, मेरी तो एक नहीं सुनता ये। अच्छा चल, शांत हो जा अब तू, और मेरे साथ माला पिरो दे, उसके बाद पूजा करेंगे। कुछ देर के बाद दोनों सास बहू मिलकर माला पिरोती हैं। शर्लिन अपना घर का काम खत्म कर लेती है और शाम को जब शर्लिन छत से नीचे सीढ़ियों से आ रही होती है कि तभी उसका पाँव मुड़ जाता है और वो गिरने से तो बच जाती है, लेकिन उसकी चप्पल टूट जाती है। तभी वो बोलती है, अरे हद हो गई है, मेरा कोई काम ठीक से होगा या नहीं? अरे जो होता है सब कुछ उल्टा होता रहता है। कभी चप्पल टूट जाती है, कभी मैं लेट हो जाती हूँ, कभी माँ जी सुना देती है, कभी ये सुना देते हैं। ओफो। चप्पल टूटने के बाद वो रेखा के पास जाती है और उसकी चप्पल पहनकर मार्केट चली जाती है, जहाँ वो एक शॉप में जाकर बोलती है, भैया जी मुझे कोई अच्छी सी डिजाइनर चप्पल दिखाइए। जी मैडम, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए मैडम, बिल्कुल लेटेस्ट आई है और घर में पहनने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। मुझे ये कलर पसंद नहीं है, कोई दूसरी वाली दिखा दो। ये लीजिए मैडम, इनमें से आपको जरूर पसंद आएगी। ये हुई ना बात, कितनी मस्त है। कितने की है? मैडम एकदम सस्ता रेट, 800 रुपए की है। ओहो भैया जी, आप तो कमाल ही करते हो। अरे चप्पल बेच रहे हो या सोना बेच रहे हो? अरे थोड़ा कम दाम लगाओ, 800 रुपए तो बहुत ज्यादा है। मैं नहीं दूंगी 800 रुपए, 200 रुपए दूंगी। बोलो देनी है तो दो। अरे मैडम, हमारा प्रॉफिट तो कट जाएगा, और जरा धीरे धीरे बोलो, कुछ समझ ही नहीं आता, आधी बात तो कट जाती है आपकी। देखिए भैया जी, लास्ट प्राइस फिक्स हो गया। मैं 250 रुपए से 1 भी रुपया फालतू नहीं दूंगी आपको। पैक कर दो बस। ले जाओ आप इतने, और आगे से जरा धीरे बोलना, ऐसा बोलोगी तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अपनी चप्पल लेकर शर्लिन खुशी से बैग को घुमाते हुए जा रही थी कि इतने में उसके हाथ में से बैग फिसलकर उसके पति मोहित के सर पर गिरता है, जो अपनी बाइक से घर वापस लौट रहा था। ओफो, यहाँ भी कोई कांड हो गया। ये भगवान, भरे बाजार में भी चैन नहीं है। शर्लिन उस चप्पल को उठाती है कि तभी उसे मोहित की आवाज सुनाई देती है। तुम क्या करती रहती हो सड़क पर भी? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मोहित जी है यहाँ? पीछे मुड़कर देखो, मैं ही हूँ। और ऐसे बच्चों की तरह क्या करती रहती हो? तुम्हारी ये बेकार सी चप्पल मेरे सर पर आकर गिरी है। ओहो, देखो मेरी चप्पल के बारे में कुछ भी बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। और मैंने तो आपसे बिल्कुल भी नहीं कहा था कि जब मैं चप्पल उड़ाऊं ना तो आप उसके सामने आ जाना। हाँ, नहीं तो आपको तो बस एक मौका चाहिए होता है मुझे सुनाने का। हे भगवान, मैंने कैसी लड़की से शादी कर ली? पहले मैं इसके आगे पीछे नाचता था, अब ये मेरे सर पर नाचती है। कुछ कहा तुमने? अरे मेरी माँ, बाइक पर बैठो और घर चलो। पता नहीं कैसी स्पीड में बातें करती है, आधी बातें तो मेरे सर के ऊपर से चली जाती हैं। इस तरह वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर के बाद सभी साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं और शर्लिन किचन में से निकल रही होती है कि सामने से हाथ में खाली गिलास लिए मोहित आ जाता है और एक बार फिर से उन दोनों की टक्कर हो जाती है, जिस पर मोहित उसे संभालते हुए कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऐसे एकदम से सामने से आकर टकराती रहती हो। अरे तो क्या करूँ? 2 नौकरों को भेजो क्या अपने आने से पहले, जो मेरे आने की चेतावनी दे, और फिर मैं राजा महाराजा की तरह तुम्हारे सामने हूँ? अरे मैं क्या कोई चलती फिरती फिल्म हूँ जो आने से पहले कोई ट्रेलर दिखाऊं तुम्हें? तुम ना सच में पागल हो। इसी तरह लड़ते भिड़ते दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ समय के बाद वो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं, सॉरी। हम कितना लड़ते हैं। हाँ मोहित जी, अब से हम ज्यादा नहीं लड़ा करेंगे। हाँ शर्लिन, अब हम प्यार से रहेंगे। ऐसा करो, फ्रीज में से आइसक्रीम ले आओ, हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। मैं क्यों लाऊं? तुम लाओ जाकर, तुम्हें नहीं खानी? अरे जान, हम दोनों मिलकर खाएंगे ना, तुम बस लेकर आओ। पागल समझा है क्या? अरे अपनी तड़ीबाजी कहीं और जाकर दिखाना, मुझे सब पता है। आइसक्रीम के बहाने तुम फिर से मुझसे काम कराओगे और सारी आइसक्रीम खुद डूब जाओगे। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? प्यार वाला मोमेंट बनाने के लिए सोचा थोड़ा खुश हो जाएगी, आइसक्रीम एंजॉय करेंगे,
पर नहीं, ऊपर से बोलती इतना फास्ट है कि कुछ चीजें समझ ही नहीं आती। अगले दिन सुबह जब शर्लिन उठती है तभी उसकी सास उसे दरवाजे पर खटखटाते हुए कहती है, अरे बहुरिया, जरा जल्दी नीचे आ जा, आरती के लिए लेट हो रहा है। अरे माँ जी, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। ये क्या हो रहा है, मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा? शर्लिन तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहाँ दोनों सास बहू मिलकर पूजा करती है और कुछ ही देर के बाद शर्लिन मोहित को प्रसाद देती है, साथ ही उसे ऑफिस भी भेज देती है। तभी रेखा उससे पूछती है, अरे बहू, आज तूने खाने में क्या बनाया है? वो माँ जी, मैंने कढ़ी चावल और रोटी बनाई है। अरे वाह बहू, आज तेरी गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? बड़ी सिसक के धीरे धीरे बोल रही है। माँ जी, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मेरे मुंह में दर्द भी हो रहा है, चीज तो बहुत ज्यादा लग रही है। लगता है तेरे मुंह में छाले हो गए हैं, तभी ये हाल है तेरा। कैसे हो गए माँ जी? ये पेट की गर्मी से हो गया होगा शायद। एक काम कर, तू थोड़ी मिर्च खा ले और जीभ पर लाल मिर्च रख ले, इससे आराम हो जाएगा। ये पागल लगा, यहाँ मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए। अच्छा है, इससे तेरी सुपर फास्ट जुबान को थोड़ा तो आराम मिलेगा। शर्लिन डॉक्टर के पास से दवाई ले आती है। शाम को जब उसका पति वापस आता है तो शर्लिन को ऐसा बोलता हुआ देखकर वो हैरान हो जाता है। एक हफ्ता यूं ही बीत जाता है। शर्लिन के छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो फिर से फास्ट बोलना शुरू कर देती है, जिसे देखकर मोहित उससे कहता है, ओहो, तुम इतना फास्ट क्यों बोलती हो? पहले कितना अच्छा लग रहा था जब तुम धीरे धीरे बोल रही थी। हाँ, तुम्हें तो मजा आ रहा होगा, मेरे छाले जो हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमारी तरह धीरे बोला करो, पूरी तूफान एक्सप्रेस बनी रहती हो। ठीक है, तो फिर अब से मैं धीरे धीरे बोलूंगी। अरे यार, अब इतना धीरे भी मत बोलो कि सामने वाला 2 मिनट तक तुम्हारी बातें सुनने के लिए खड़ा रहे। अरे आपको तो रास ही नहीं आता, मैं धीरे बोलूं या तेज बोलूं? धीरे बोलती हूँ तो धीरे धीरे बोल रही हूँ, तेज बोलती हूँ तो तेज तेज बोल रही हूँ। अरे मुझे बता क्यों नहीं देते मैं किस स्पीड में बोलूं? हाँ नहीं तो। शर्लिन कोशिश करती है धीरे बोलने की, लेकिन बात करते करते वो अपने पहले जैसे फास्ट बोलने के ही टोन में आ जाती थी, खास करके जब वो मोहित से बहस किया करती थी। इसी के साथ उन दोनों का ये नोकझोंक का और प्यार का सिलसिला चलता ही रहता है और धीरे धीरे शर्लिन अपने फास्ट बोलने की आदत को कंट्रोल करना भी शुरू कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये फास्ट बोलने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। मुस्कान अपने घर में अपने पति विनीत, सास अनुपमा और देवर कमल के साथ रहा करती थी। जहां विनीत एक इंस्पेक्टर था तो वहीं मुस्कान एक हाउसवाइफ। वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही एक दिन विनीत उसे फोन करता है और बोलता है, मुस्कान, आज एक खुशखबरी देनी है, तो तुम सबको लेकर रेस्टोरेंट आ जाओ, मैं वहीं पर सबको यह खुशखबरी दूंगा। अरे ऐसी भी क्या बात है, कम से कम मुझे तो बताइए विनीत जी। नहीं नहीं, तुम सबको कार से रेस्टोरेंट लेकर आ जाओ, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, आज हम यही डिनर करेंगे और तभी मैं तुमको एक खुशखबरी दूंगा। इतना बोलकर विनीत फोन रख देता है और मुस्कान अपने परिवार को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। तभी मुस्कान और उसकी फैमिली देखती है कि सड़क पर एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से एक कार की जबरदस्त टक्कर हो गई है और कार के परचंडे उड़ गए हैं। वो कार किसी और की नहीं बल्कि विनीत की ही होती है। उसकी फैमिली के आगे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सभी लोग मिलकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद जब डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आती हैं, तभी विनीत की माँ अनुपमा बोलती है, डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं? देखिए माताजी, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। विनीत जी के लिए बड़े डॉक्टर से बात चल रही है, वही उनका ऑपरेशन करेंगे। फिलहाल कुछ पेपर वर्क है, आप उन पे सिग्नेचर करके उन्हें पूरा कर दीजिए। आप मुझे बताएं कहाँ सिग्नेचर करने हैं, मैं करता हूँ, बस आप मेरे भाई को बचा लीजिए। कमल हॉस्पिटल के सारे रूल्स फॉलो करता है, सारे पेपर वर्क पूरे कर देता है और उसकी माँ और मुस्कान का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। अपने पति की ऐसी हालत देखकर मुस्कान खाना पीना छोड़ देती है।
तो वहीं कुछ सीनियर डॉक्टर्स आकर विनीत का इलाज करते हैं और विनीत की फैमिली से बोलते हैं, विनीत जी होश में आ गए हैं, पर याद रखिएगा उनकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है, तो उनको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत देना। प्लीज आप भी अपने आप को संभालिए ताकि आप पेशेंट को हौसला दे सकें। सभी लोग विनीत से मिलने के लिए अंदर जाते हैं, जहां विनीत उन सब से कहता है, माँ, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिसे तू निकम्मा नालायक बोलती थी ना, अब वो भी तेरे विनीत की तरह बहुत जल्दी तुझे वर्दी में दिखेगा। पर अफसोस मैं नहीं देख पाऊंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुस्कान, आई हेट टीयर्स। तुम्हें पता है ना कि मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कमल, तू अपने मरते हुए भाई की एक इच्छा पूरी करेगा। देख, मना मत करना, ये मेरी आखिरी इच्छा है और आप सबको भी मेरी कसम है। आप बोलिए ना भैया, मैं वो सब करूँगा जो आप चाहते हैं, बस ऐसा मत कहिए। तो तू मेरी मुस्कान से शादी कर ले, वो भी अभी मेरी आंखों के सामने, क्योंकि मैं अपनी मुस्कान को सफेद साड़ी और सूनी मांग के साथ नहीं देख सकता। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। नहीं कमल, तुझे कसम है मेरी भाई, तुझे ये करना ही होगा। कमल अपने भाई की बात मानकर उसी वक्त अपने पास में ही रखी कैंची से अपनी उंगली काटकर मुस्कान की मांग भर देता है। थोड़ी ही देर के बाद विनीत लंबी लंबी सांसें भरना शुरू कर देता है। तभी अनुपमा डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर सभी को बाहर भेज देते हैं और फिर विनीत के ऑपरेशन की तैयारियां शुरू करते हैं। करीबन 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी मुस्कान डॉक्टर के पास जाकर बोलती है, डॉक्टर साहब, कितने दिन हो गए आपको इनका इलाज करते हुए, आखिर इनकी हालत में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा और कितने ऑपरेशन करेंगे आप इनके? मुस्कान जी, हिम्मत मत हारिए, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उनकी हालत अभी बहुत क्रिटिकल है। अब बस एक लास्ट ऑपरेशन है और इसमें उनके बचने के चांसेस सिर्फ 10% है। इतने बोलकर डॉक्टर विनीत का ऑपरेशन करने के लिए आईसीयू में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आकर बताते हैं, इट्स मिरेकल, सच में मैंने ऐसा पहली बार देखा है। सच, जब कोई दवा काम नहीं करती तब दुआ ही काम करती है, और आज आप सबकी दुआ की वजह से ही विनीत जी मौत से लड़कर हमारे बीच है और अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर उनकी जान में जान आ जाती है। वो सभी विनीत से मिलने के लिए आईसीयू में जाते हैं। थोड़ी देर के बाद विनीत को भी होश आ जाता है। विनीत बोलने और उठने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जहां डॉक्टर्स उसकी नब्ज चेक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वो ना तो कभी अपने पैरों पर चल सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। ये जानकर उनकी खुशी एक बार फिर से निराशा में बदल जाती है। कुछ ही दिनों में सब विनीत को घर ले आते हैं, जहां मुस्कान विनीत की खूब सेवा करती है। तो वहीं दूसरी ओर कमल और मुस्कान एक दूसरे के करीब धीरे धीरे आने लगते हैं, साथ ही अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और एक दिन मुस्कान विनीत को खाना खिलाकर वहां से जाने लगती है कि तभी वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। विनीत उसे उठाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर कमल आ जाता है और उसके मुंह पर पानी मारता है। थोड़ी ही देर में मुस्कान को होश आता है और वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सभी को बताती है। ये सुनकर घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बिस्तर पर पड़े विनीत को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो गुस्से से तिलमिला जाता है और एकदम से उठकर बैठ जाता है। ये सब देखकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी विनीत लड़खड़ाती हुई जुबान से कहता है, ये नहीं हो सकता। मुस्कान, तुम सिर्फ मेरी हो। भैया, आप ठीक हो गए? इतनी सारी खुशी देख के कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। तूने सुना नहीं, मैंने क्या बोला? मुस्कान मेरी है, सिर्फ मेरी। तुझे मेरी मुस्कान से दूर होना होगा और तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट कराना होगा। भैया, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं मुस्कान को छोड़ दूंगा। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, पर कम से कम इस बच्चे को अबॉर्ट मत कीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। कभी नहीं, मैं इस बच्चे को कभी अपना नाम नहीं दूंगा।
ये बच्चा पाप है मेरे लिए। मैं बस उसी बच्चे को अपना नाम दूंगा जो मेरा और सिर्फ मुस्कान का होगा, ना कि तुम्हारा, समझे? तुम कल ही इस बच्चे को अबॉर्ट करवाओगी, समझी? उन दोनों भाइयों की बातें सुनकर मुस्कान को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहती है, आप सबका बस अपनी पड़ी है, अपनी खुशी की पड़ी है। मैं क्या कोई खिलौना हूँ बाजार से लाया हुआ? जो जी करेगा, जब दिल करेगा वही इंसान मुझसे खेल लेगा। हाँ विनीत जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर इस नन्ही सी जान का इसमें क्या कसूर है जिसे आप अबॉर्शन करवाने के लिए कह रहे हैं? मुझे आपकी और कमल की किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। मेरी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं अपनी बहू के ही साइड से रहूंगी। समझ में आई बात? तुम दोनों ने शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल बना रखा है। मजाक समझा है क्या इसको? और कमल, ये तेरा बच्चा है, तुझे अपने बच्चे से बिल्कुल भी प्यार नहीं। कमल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुस्कान से माफी मांगता है। तो वहीं विनीत हर कीमत पर मुस्कान को पाने की कोशिश करता है, पर मुस्कान अपनी मर्जी से विनीत को तलाक दे देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर एक दिन मुस्कान एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। वहीं दूसरी ओर विनीत को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो रोज अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने लगता है और एक दिन वो मुस्कान के पास जाकर उससे बोलता है, मुस्कान, मुझे माफ कर दो। मैं खुद की नजरों में गिर चुका हूँ। अब मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। विनीत को ऐसे माफी मांगता हुआ देखकर वो उसे माफ कर देती है और विनीत हमेशा के लिए उन दोनों की जिंदगी से चला जाता है। साथ ही मुस्कान अपनी सास, अपने पति और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।